Hey guys, welcome back on my YouTube channel. So in today's video I will discuss the critical appreciation of a poem. So ये जो वीडियो है ये critical appreciation कैसे लिखा जाता है ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है तो पहले जो है आप लोग उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि उस वीडियो में जो है मैंने किस तरह से जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है एक अननोन पोएम का, उसका जो है फॉर्मेट बताया है। और वीडियो को बिना जो है स्किप किए देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से पहले उसे देख कर आइए, देन इसे देखिएगा, क्योंकि ये सेकंड एग्जांपल है और इसे मैं बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन वे में समझाऊंगी ताकि और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो है वो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, या फिर उसका दूसरा टाइटल आप लोग यूज़ कर सकते हैं डैफोडिल, जैसा कि मैंने बताया था, तो उस पोएम को डिस्कस किया था। बट उस पोएम में मैंने ये नहीं बताया था कि वो जो पोएम है उसको किसने लिखा है, वो कब पब्लिश हुई, वो जो पोएम है वो किस एरा से बिलोंग करती है, पोइट किस एरा से बिलोंग करते हैं, ये सब मैंने नहीं बताया था। क्योंकि हम लोग के जो एग्ज़ाम में पोएम आता है वो बिल्कुल अननोन पोएम आता है और हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि उस पोएम को किसने लिखा, कब लिखा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जस्ट उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को स्किप करके नेक्स्ट फॉर्मेट से मैंने बताया था। तो इस वीडियो में बता दूँ कि वो जो पोएम है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो कि एक काफ़ी जो है फेमस और मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पोएट है रोमांटिक एज के। तो वो बहुत ही जो है वो नेचर के काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए उनको जो है नेचर पोइट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अगर वो पोएम एग्ज़ाम में आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है वो जो पोएम है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड या फिर डैफोडिल, उसको जो है वो 1804 में लिखा गया था और 1807 में उसको पब्लिश कराया गया था। तो ये रहा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस किया था उसका ये डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग इस वीडियो में जो है एक और ये जो पोइट्री है जो 2022 में आ चुकी है, पेपर में आप लोग चेक कर सकते हैं, ये पोइट्री आई थी जो सेक B2 का पेपर है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, ये पहला क्वेश्चन था, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ये पोइट्री आई थी। तो इस पोइट्री का मैं जो है आप लोगों के सामने सैम्पल फॉर्मेट जो है लिख करके जो है समझा करके बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इस पोइट्री को जो है इस पोएम को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि आप लोगों को कैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ करके इसका जो सरफेस मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मेरे सामने ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं सबसे पहले जो है ये पढ़ूंगी कि एग्जैक्टली मैं इसका सरफेस मीनिंग क्या है, देन मैं जो है एक एक फॉर्मेट वाइज लिख करके आप लोगों को बताऊंगी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो जो पहला लाइन है पोएम का, जैसे कि हम लोगों ने पोएम पढ़ा, अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि इस पोएम को लिखा किसने है, राइटर कौन है, कब पब्लिश हुई। तो पोएम क्या है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मैन बेटर वी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 year to fall a log at last, dry, bold and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small properties with just beauties see, and in short measures life may perfect be. तो ये पोएम है। अब जैसे कि जो पहला लाइन है जस्ट उसका सरफेस मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। पहला लाइन क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, मतलब जो है हम लोगों का जो ग्रो करना है वो पेड़ के जैसा ग्रो करना नहीं है। इन बल्क डज मैन बेटर बी, तो क्या जो है इसी तरह से कोई आदमी बेटर बन सकता है, लाइक ग्रोइंग अ ट्री, इस तरह से आदमी बेटर बन सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years, और जो ओक का पेड़ है एक बहुत ही लॉन्ग ट्री है जो कि सालों साल जो है वो खड़ा रहता है। टू फॉल और लॉग एट लास्ट ड्राई बॉल्ड एंड सियर, जो कि लास्ट में क्या करता है अपनी सूखी लकड़ी, लॉग मतलब होता है लकड़ी, उसको लास्ट में गिरा देता है जो कि बिल्कुल सूखी यूजलेस होती है, बेकार होती है। मतलब यहाँ पे जो है वो पोइट हमें किसके बारे में बता रहे हैं, तो नेचर के ही बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे वो हम लोगों की तुलना एक ट्री से करते हैं और बताते हैं कि जिस तरह से जो है वो एक ट्री लंबे समय तक खड़ा रहता है और सिर्फ ग्रो करते रहता है, तो क्या जैसे वो ग्रो करता है और ओक ट्री जो ग्रो करता है और एट द एंड जो है वो सूखी लकड़ी को नीचे गिरा देता है जो कि ड्राई होती है और किसी भी काम में नहीं आती है, तो क्या हम लोग का भी ग्रो करना जस्ट उसी के तरह है कि सिर्फ हम लोग ग्रो करते हैं और जो है हमारा
लाइफ का कोई यूज़ ही नहीं है, जस्ट जो है लॉन्ग लाइफ हम लोग जीते हैं और एट द एंड हम लोग डाई हो जाते हैं। तो क्या हमारा भी लाइफ उसी के तरह है? तो यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो जस्ट सरफेस मीनिंग है, बिल्कुल ईजी पोएम आता है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, जस्ट माइंड को काम करके बस पोएम को पढ़ना है और देन आंसर लिखने का कोशिश करना है। तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें वो बताते हैं अ लिली ऑफ अ डे। नेक्स्ट जो है वो कंपेयर करते हैं किससे? जो हम लोग का लाइफ है वो किससे कंपेयर करते हैं? वो लिली से, मतलब लिली का जो फ्लावर होता है उससे। और बोलते हैं कि जो लिली का फ्लावर है वो एक दिन का ही उसका लाइफ होता है और ये मई के महीने में बहुत ज़्यादा जो है इसका जो है वो ब्लूम करता है, मतलब खिलता है। हालांकि ये जो लिली का फ्लावर है वो गिरता है और डाई हो जाता है, मतलब फॉल रात को गिरता है और वो गिर के वो डाई हो जाता है, मतलब कि वो पेड़ से अलग हो जाता है उसी रात। बट ये जो पेड़ है, ये जो लिली का प्लांट है, वो क्या है, अपने फ्लावर से, अपने जो उसकी खुशबू है, उसका जो वर्च्यू है, और जो ये जो लिली का फ्लावर है वो बहुत सारे कामों में आता है। भले ही उसका लाइफ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन इसके द्वारा वो सभी लोगों को क्या करता है, वो हैप्पीनेस देता है। इन स्मॉल प्रॉपर्टी विद जस्ट ब्यूटी सी, और हम लोग जो है इसकी जो खूबसूरती होती है जो फ्लावर्स की, उसको हम लोग देखते हैं। एंड उसका जो लाइफ होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट जो है बिल्कुल परफेक्ट लाइफ उसका होता है। सो ओवरऑल हम लोग को ये देख के समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पोएट है वो हमें जो है हमारे लाइफ का जो है वो एम को बताते हैं, हमारे लाइफ के पर्पस को बताते हैं कि हमारे लाइफ में भी एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, या फिर हम लोग का अगर जीवन है तो उस जीवन में हम लोग कुछ काम करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, तब जा कर के जो हमारा लाइफ है वो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ बन सकता है। वरना हमारा लाइफ जो है बिल्कुल जो है वो एक ओक ट्री की तरह यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने ये सरफेस मीनिंग पढ़ के समझ लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने फॉर्मेट बता दिया है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो समझ ही गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए एक टाइटल इसका चूज़ करना होगा कि टाइटल कौन सा दें। तो यहाँ पे तो मुझे ये पढ़ के समझ में आ गया है कि ये जो तो नेचर से रिलेटेड पोएट्री है, तो मैं जो इसका टाइटल वो क्या रखूँगी, द नोबल नेचर। अगर मे भी किसी को नहीं अभी तक समझ में आया है कि पढ़ करके भी कि क्या रखना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, यू कैन चूज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम एज अ टाइटल। तो जो पहला लाइन है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, आप लोग जो है इसे ही एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दोनों टाइटल को लिख दिया है, तो अगर जिसको नहीं समझ में आएगा कि क्या टाइटल दे, तो वो फर्स्ट जो पोएम का फर्स्ट लाइन है उसको एज अ टाइटल यूज़ कर सकते हैं। और या फिर जो है अगर जिनको समझ में आ गया, और फिर द नोबल नेचर भी, दोनों में से कोई भी एक जो है वो पोएम का टाइटल लेंगे। देन उसके बाद जैसे कि फॉर्मेट में पता ही है क्या लिखना है, तो ये जो पोएम है, इस पोएम को किसने लिखा है, कब लिखा है, वो कैसे पोएट है वो। तो ये जो पोर्शन है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता है कि ये पोएम किसने लिखा है और कब पब्लिश हुई। बट जिनको नहीं पता है कि ये पोएम कब पब्लिश हुई, वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बता दूं, जिनको पता है वो इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि ये जो पोएम है, It is not growing like a tree is a very famous and renowned poem which is written by बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। जो बेन जॉनसन है वो इंग्लिश प्ले राइट है, पोएट है, और ये काफ़ी पॉपुलर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए और सटायरिकल प्ले के लिए। ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट भी रह चुके हैं। तो इस तरह से ये हम लोग जो है स्टार्टिंग करने के लिए जो है वो पोएट का और पोएम का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बट ये उनके लिए जिनको पता है, बट जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, जस्ट इसको स्किप करके इसके नीचे वाले जो स्टेंजा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये जो पोएम है नोबल नेचर, या फिर आप लोग जो है फर्स्ट जो लाइन टाइटल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है, सबसे पहले ये शॉर्ट लिरिक है पोएम का। आप ये हर एक पोएम में यूज आप कर सकते हैं कि ये शॉर्ट पोएम है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन वो लिखने के लिए आता है वो शॉर्ट पोएम का भी होता है। तो शॉर्ट लिरिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जो इस पोएम में बताया गया है, एक्चुअली ओवरऑल इसका व्यू क्या है, ये नेचर से रिलेटेड है या फिर नेचर पोएट्री है। तो ऑफकोर्स ये नेचर पोएट्री है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें जो है हमारे लाइफ के जो है यूज़फुलनेस को बताते हैं, और किसके द्वारा कंपेयर करके, तो लिली के द्वारा और ओक ट्री के द्वारा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हम लोगों का लाइफ है वो किस तरह से हम लोग मतलब जीना मैटर करता है, और हम जो लाइफ जीते हैं उसे किस तरह से जीते हैं ये मैटर करता है, ना कि सिर्फ लॉन्ग लाइफ जीना ही मैटर करता है। तो यहाँ पे जो पोएम है उन्होंने जो हमें किस तरह से एक मैन नोबल बन सकता है, आइडियल बन सकता है, ग्रेट बन सकता है, उसको थ्रू द पोएम दिखाया है। अब
थोड़ा सा ये लिखने के बाद जस्ट पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आप लोगों को जो है अब लाइन बाय लाइन जो है इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा और इंटरप्रिटेशन करना होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पोएट का पता नहीं है और मेन थीम भी जिनको नहीं पता उनको डिफ़िकल्ट होगी, इसीलिए जो है सरफेस मीनिंग क्या है उस पोएम का वो लिखने का कोशिश करेंगे। जैसा कि जो फर्स्ट लाइन का पोयम है मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे जो मैं समरी लिखी हूँ उसको मैं रीड आउट कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। लिखना कैसे है, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम द पोएट कंपेयर्स अ मैन विथ अ ट्री एंड से दैट ग्रोइंग लाइक अ ट्री डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट. Growing physically like a bulky tree or living long like a strong and solid oak tree does not make a man better. Again, the poet says that the huge, strong and aged oak will soon become a lifeless, dry and piece of log. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, बिल्कुल सरफेस मीनिंग ही पोएम का है, आप लोगों को लिखना है जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो है जैसे कि पोएट यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक आदमी को ट्री से, कि जिस तरह से ओक का ट्री है वो फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग रहता है, सॉलिड रहता है, बट एट द एंड उसका लाइफ टाइम भी बहुत लॉन्ग होता है, बट एट द एंड वो देता क्या है, बिल्कुल हम लोगों को सूखी लकड़ी जिसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो हम लोगों का भी लाइफ जो क्या उसी तरह है, अगर उसी तरह है तो बिल्कुल बेकार और लाइफलेस लाइफ है हम लोगों की। तो हम लोगों को लाइफ में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा काम जो कि लोगों की हेल्प हो सके, या फिर हम लोगों को कुछ वर्चुअस वाले काम करने चाहिए, तभी हम लोगों का लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मीनिंगफुल लाइफ होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी हूँ, अगर आप जिस भी पोइट्री का लाइन को एक्सप्लेन करेंगे उसके नीचे जो पोइट्री का लाइनिंग होगा आप लोग यहाँ से जितने भी लाइनिंग होगा उसको पहले लिख लीजिएगा, ताकि जो है वो क्रिटिकल अप्रिशिएशन थोड़ा लॉन्ग लगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, तो ये कम से कम आप लोगों को जो है वो 3.5-4 पेज लिखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है अगर जिस लाइन को आप लोग जो है इंटरप्रिटेट करेंगे या फिर जो है उसको जो है एनालाइज करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद उसके नीचे उस पोइट्री के लाइन को लिखिएगा, या फिर उसके ऊपर पहले लाइन को लिखिएगा, देन उसको जो है वो एनालाइज करिएगा, तो भी ये भी बेटर तरीका है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे स्टेंजा को एनालाइज करेंगे, और ठीक दूसरे स्टेंजा में भी जो है पहले जो पोएम का स्टेंजा है उसको लिखेंगे, और देन जो है इन द सेकंड स्टेंजा उसके बाद उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट वाले स्टेंजा में पहले स्टेंजा लिख करके देन उसको जो है लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करेंगे। या फिर आप लोगों को और आंसर को लॉन्ग करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 3 लाइन को लिख करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर 2 3 लाइन लिख करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से जो है उसका जो है इंटरप्रिटेशन आप लोग कर सकते हैं। जो ये सेकेंड स्टेंजा है जिसमें पोइट ने अगेन जो है मैन को किससे कंपेयर किया है, तो लिली प्लांट से, जो लिली का फ्लावर है उससे, जिसका लाइफ टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है और ये मई मंथ में जो है वो खिलता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। हालांकि ये जो फ्लावर है उसका लाइफ सिर्फ 1 दिन का होता है और वो गिरता है और डाई हो जाता है, मर जाता है, मतलब रात के समय में। लेकिन इसके साथ ही वो क्या करता है, बहुत ही ब्यूटीफुलनेस और डिलाइटफुलनेस अपने शॉर्ट टाइम पीरियड में ही फैला देता है। एट द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट उनको फील होता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो एक लिली फ्लावर की तरह होना चाहिए, भले ही वो शॉर्ट क्यों ना हो, क्योंकि यही लाइफ जो है वो मैन को नोबल बनाती है, ग्रेट बनाती है और बहुत ही गुड पर्सन बनाती है। और इन द नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो अगेन जो है मैन का कंपेयर लिली प्लांट से करते हैं, जिसका लाइफ टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, वो मई महीने में खिलता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हालांकि ये जो फ्लावर है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो बिल्कुल 1 दिन के लिए होता है, वो गिरता है फिर डाई हो जाता है रात के समय में। बट जब इसके बाद वो क्या करता है, बहुत ही ब्यूटी और डिलाइटफुल चारों तरफ स्प्रेड कर देता है, फैला देता है अपने शॉर्ट पीरियड में ही। एट द एंड जो पोएम है वो हमें ये बताती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो लाइक अ लिली फ्लावर की तरह होना चाहिए, भले ही वो शॉर्ट क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ही लाइफ जो है वो एक मैन को नोबल बनाती है और बिल्कुल परफेक्ट और ग्रेट पर्सन उसे बनाती है उसके लाइफ में। तो इस तरह से जो है वो सेकंड स्टेंजा का ये जो है वो एनालिसिस है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले जो है वो लाइन लिख देंगे, स्टेंजा लिख देंगे, देन उसका इंटरप्रेट करेंगे। तो पहला स्टेंजा लिख करके फिर उसका एनालिसिस, फिर सेकंड स्टेंजा लिख करके फिर उसका एनालिसिस, इस तरह से। या फिर आप लोग जो है वो लाइन बाय लाइन भी एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि जो है आंसर आपका लॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये जो है वो 3-4 पेजेस कम से कम आप लोगों को लिखना होगा इस पेपर में या फिर क्रिटिकल एप्रिशिएशन का आंसर में। इसके बाद हम लोग को जो है वो ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है।
बट उससे पहले जो है थोड़ा सा इसका जो है इस पोएम का थीम क्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे। जिनको समझ में आ जाएगा वो लिख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वो स्किप करके जो फिगर ऑफ स्पीच उस पोर्शन पर जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो पोएट है हैज़ गिवन द मैसेज ऑफ मेकिंग मैन ग्रेट बाय हिज एक्शन इन हिज क्रिएशन। द पर्सन बिकम ग्रेट विथ हिज एक्शन, नॉट ओनली लॉन्ग लाइफ। द टू सिंबल फ्रॉम नेचर वेयर अ लिली symbolizes short but meaningful life and oak tree symbolizes a long life without noble virtue। तो इस तरह से जो है इस पोएम का ये थीम हो गया कि किस तरह से जो है वो लिली जो है वो मीनिंगफुल लाइफ बट शॉर्ट उसका लाइफ रहता है उसको सिम्बलाइज करता है, बट जो ओक कट रही है भले ही उसका लॉन्ग लाइफ रहता है बट विदाउट एनी पर्पस विदाउट एनी एम उसका लाइफ रहता है जो कि बिल्कुल यूजलेस है, मीनिंगलेस है। सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग इसमें के जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको लिखेंगे। हालांकि मैंने फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा है किसको कैसे पहचानेंगे उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्क्राइब किया है। सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ फर्स्ट उसको देखिए, तब जाके ये वीडियो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। सो इस पोएम में जो है बहुत लिटिल बिट पोएटिक डिवाइस और इस जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग जो है वो सिमिली को देख सकते हैं। सिमिली क्या है मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है, तो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सिमिली का यूज़ किया गया है एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग जो है इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, और ये पर्सोनिफिकेशन क्या है इसको ही मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग को पता ही होगा। इसके अलावा जो है पोएट ने यहाँ पे मेटाफोर का भी यूज़ किया है। मेटाफोर भी क्या होता है, जस्ट लाइक पर्सोनिफिकेशन की तरह ही होता है, एक इनडायरेक्ट, बट ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफोर। फॉर एग्जांपल द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। हालांकि जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज़ नहीं है, बट हम लोग जो है वो इनडायरेक्टली उसे जहाज़ बोलते हैं, तो ठीक इसी को बोला जाता है मेटाफोर। तो यहाँ पे जो है वो मेटाफोर का भी यूज़ किए हैं पोएट ने। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ किया है वो है हाइपरबोले, और हाइपरबोले क्या है ये भी मैंने बताया है। फॉर एग्जांपल